नमस्कार दोस्तों। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुआ जिसने पाकिस्तान के लिए फिर से मुश्किलें खड़ी कर दी। इस पोस्ट में लिखी थी बलूचिस्तान से आजादी की घोषणा। जी हां, वो बलूचिस्तान जो पाकिस्तान के टोटल एरिया का 44% कवर करता है। वो बलूचिस्तान जिसके पास पाकिस्तान के टोटल नेचुरल रिसोर्सेज में से 20% का हिस्सा है। लेकिन यही बलूचिस्तान इस समय पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। बलोच लिबरेशन आर्मी हर दिन हमला कर रही है और आजाद बलूचिस्तान बनाने की जंग लड़ रही है। और इस लड़ाई के पीछे है एक धोखा, वो धोखा जो पाकिस्तान ने बलोच लोगों को दिया और एक बार नहीं कई बार इसको दोहराया गया। और यही वजह है कि कभी भी दुनिया के नक्शे पर एक नया देश बन सकता है। लेकिन सवाल है कि वो कौन से धोखे हैं जो पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को दिए और कैसे हर कदम मिलने वाले धोखों ने बलोच लिबरेशन आर्मी को जन्म। बलोच लिबरेशन आर्मी अभी पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सेना बनाकर जो लड़ाई लड़ रही है उसकी स्थापना तो 90 के दशक के आखिर में हुई थी। लेकिन बलोच लोगों की लड़ाई तो तब से चल रही है जब से पाकिस्तान बना है। पाकिस्तान के बनने से लेकर आज तक ये पूरा क्षेत्र इस धोखे का अंजाम भुगतता रहा है। इसी धोखे का अंजाम है बलूच लिबरेशन आर्मी या बलोच नेशनलिस्ट आर्मी। 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब उस समय कलात या आज के बलूचिस्तान के शासक मीर अहमद यार खान ने भी कलात को आज़ाद घोषित किया था। इस फैसले का मोहम्मद अली जिन्ना ने समर्थन किया था। हालांकि बाद में पाकिस्तान इस आज़ादी की चीज से पलट गया और कलात पर राजनीतिक दबाव बनाना शुरू कर दिया। फिर आता है मार्च 1948 जब पाकिस्तान की सरकार ने मीर अहमद यार खान को एक समझौते पर साइन करने के लिए मजबूर कर दिया। यह उस वादे के खिलाफ था जो जिन्ना ने कलात के खान के साथ किया था। यह पूरा प्रोसेस किसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं था। इस तरह जबरन कलात को पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया गया और इस पूरे एरिया को, जिसमें कलात, मकरान और लास बुला शामिल थे, इसे बलूचिस्तान का नाम दे दिया गया। ये पूरी कहानी क्या है और कैसे कलात के खान को धोखा दिया गया, ये आप इस वीडियो से देख सकते हो। यहां पर मैंने डिटेल में ये स्टोरी बताई है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब मीर यार अहमद खान के साथ जो हुआ था उससे बलोच लोगों में गुस्सा था। मीर अहमद यार खान के भाई थे प्रिंस अब्दुल करीम। उनको ये जबरदस्ती का मर्जर बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। उन्हें लगा कि ये ना सिर्फ बलोचों के साथ धोखा था बल्कि कलात की आज़ादी को छीनने की एक साजिश थी। इसके विरोध में अगले ही महीने यानी अप्रैल 1948 में उन्होंने अपने 100 से 150 समर्थकों को साथ लिया और पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा दिया। उन्होंने बलोच नेशनल लिबरेशन कमेटी बनाई और गोरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया। प्रिंस अब्दुल करीम और उनके साथी बलूचिस्तान के खरान हिल्स और नोचकी की पहाड़ियों में छिप गए जो अफगानिस्तान के बॉर्डर के पास था। फिर ये लोग छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर पाकिस्तानी आर्मी पर हमला करने लगे और वापस पहाड़ियों में गायब होने लगे। पाकिस्तान आर्मी के पास इस सिचुएशन के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इसीलिए उन्होंने अपना एक तरीका चुना धोखा देने का। 8 जुलाई 1948 को पाकिस्तानी आर्मी ने प्रिंस अब्दुल करीम से बातचीत शुरू की और कुरान की कसम खाकर आर्मी ने वादा किया कि अगर ये लोग सरेंडर करते हैं तो इनको बख्श दिया जाएगा। अब दोस्तों, इस्लाम में सबसे पवित्र किताब है कुरान। अगर कोई कुरान की कसम खा लेगा तो उस पर इंसान भरोसा कर ही लेता। यही वजह है कि प्रिंस अब्दुल करीम और उनके दोस्तों ने भरोसा करते हुए, कुरान की कसम पर भरोसा करते हुए सरेंडर कर दिया। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी ने कुरान की भी लाज नहीं रखी। जैसे ही ये लोग नीचे आए, इनको धोखा देकर अरेस्ट कर लिया गया। प्रिंस अब्दुल और उनके 142 साथियों को क्वेटा और माच की जेलों में बंद कर दिया गया। यहाँ इनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया और 10 साल की सज़ा सुनाई गई। बलूचिस्तान के लोग आज भी इस धोखे को बहुत बड़ा धोखा मानते हैं क्योंकि उन्हें नहीं लगा था कि कुरान की कसम पर भी उनको धोखा मिलेगा। लेकिन दोस्तों, ये पहला धोखा था बलोचों के साथ। अगली बार पाकिस्तान ने फिर से बलोचों को धोखा दिया। हुआ यह कि 14 अक्टूबर 1955 को पाकिस्तान ने एक नया स्टेप उठाया गया, एक नई पॉलिसी जिसे कहा गया 1 यूनिट पॉलिसी। इस पॉलिसी के तहत पाकिस्तान ने अपने 4 वेस्टर्न प्रोविंसेस को, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और NWFP यानी आज का जो खैबर पख्तूनख्वा का क्षेत्र है, इन सभी को मिलाकर एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना दिया जिसे कहा गया वेस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है, इस तरह से 2 यूनिट बनाई गई। इस पॉलिसी का मतलब था कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान नाम से 2 यूनिट हो जाएं जिससे गवर्नेंस में आसानी हो जाए। लेकिन इससे पाकिस्तान ने बलोचों की पहचान पर हमला कर दिया। असल में बलोच लोग अपने आप को पाकिस्तान की एक कॉमन इस्लामिक आइडेंटिटी से अलग मानते थे।
उनका अलग कल्चर था, उनकी अलग लैंग्वेज थी और उनका इतिहास भी पाकिस्तान से काफ़ी अलग रहा था। इसीलिए बलोचों को ये लगने लगा कि वो अब पाकिस्तान में दूसरे दर्जे के नागरिक बन गए हैं। उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है और उनकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको इग्नोर किया जा रहा है और उनके नेताओं को किनारे किया जा रहा है। इसीलिए जल्दी ही ये नाराज़गी फिर से विद्रोह में बदलने लगी। 1958 आते आते बलूचिस्तान के हालात इतने खराब हो गए कि पाकिस्तान सरकार को वहां मार्शल लॉ लागू करना पड़ा। इसी दौरान जालावान एरिया की जहरी जनजाति के नेता नवाब नूरुस खान, जो उस समय 80 साल के बुजुर्ग थे, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ पूरे खानदान के साथ करीब 150 लोगों को मिलाकर खुला विद्रोह कर दिया। आपको बताऊं कि नूरुस खान की बहुत इज्जत थी बलोच कबीले में। जब उन्होंने 80 साल की उम्र में विद्रोह शुरू किया तो उनके साथ साथ जवान बलोचों की एक बड़ी जनता आकर सपोर्ट में खड़ी हो गई। ये लोग एक ग्रुप बनाकर दोबारा बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाके से आर्मी पर अटैक करने लगे। ये बात पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द हो गई थी। इसीलिए एक बार फिर से वही ट्रिक अपनाई गई जो पहले हुई थी। पाकिस्तान सरकार ने दोबारा कुरान की कसम खाई, दोबारा विद्रोहियों को नीचे बुलाया। विद्रोहियों ने उन पर फिर से भरोसा किया, उन्हें माफ करने की और अधिकार देने की बात कही गई। लेकिन एक बार फिर जैसे ही विद्रोही नीचे आए, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। 15 जुलाई 1960 को नवाब नूरुस खान के 7 बेटों सहित कई अलग अलग विद्रोहियों को फांसी दे दी गई। नवाब नूरुस खान बूढ़े थे, इसलिए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई और उसी साल जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। एक बार फिर बलोच लोगों के साथ धोखा हुआ था। एक आज़ाद मुल्क का सपना देखने वाला बलूचिस्तान पाकिस्तान के दोयम दर्जे के व्यवहार से गुस्से में आ गया। फिर आता है 1962, जब कुछ जवान लोग बलोच जनता के लिए खड़े हुए। इनके नाम थे खैर बख्श मरी, अताउल्ला मिनगल और अकबर बुख्ती। इन नेताओं ने महसूस किया कि पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान बस एक सोने की मुर्गी है, जहां से नेचुरल गैस निकाल लो, इंपॉर्टेंट मिनरल्स निकाल लो और खुद को अमीर बना लो, लेकिन बलूच लोगों के ऊपर कोई ध्यान मत दो। यही वजह है कि बलूचिस्तान में फिर से एक सीक्रेट गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू हुआ। ये लोग जंगलों और पहाड़ों में हथियार लेकर छिपने लगे। पाकिस्तान सरकार ने उनकी इस मांग का विरोध करते हुए इसे देशद्रोह बता दिया। लेकिन बलूचियों का विद्रोह इतना ज़्यादा था कि 1970 में 1 यूनिट पॉलिसी को आखिर में ख़त्म ही करना पड़ा। फिर इसके बाद दोस्तों 7 दिसंबर 1970 को पाकिस्तान में पहली बार जनरल इलेक्शन कराए गए। सोच कर देखिए, 1947 के बाद 1970 में इलेक्शन हो रहे थे। इस दौरान बलूच लोगों ने बहुत भरोसा करके अपनी रीजनल पार्टीज को वोट दिया। इसमें नेशनल अवामी पार्टी और जमीयत उलेमा ए इस्लाम पार्टी शामिल थी, जो बलूचों के अधिकारों की बात करती थी। इन दोनों पार्टियों को अच्छी खासी जीत भी मिली और पहली बार बलूच लोगों को लगा कि शायद संविधान के जरिए वे अपने हक खुद तय कर पाएंगे। ये वही टाइम था जब पाकिस्तान के संविधान बनाने की बात भी चल रही थी। अभी तक संविधान ढंग से नहीं बना था। उस समय जुल्फिकार अली भुट्टो काफ़ी पॉपुलर लीडर थे, इसीलिए भुट्टो ने बलूच नेताओं को अपने भरोसे में लिया। उन्होंने बलूच नेता अताउल्ला खान मैंगल को बलूचिस्तान का सीएम बना दिया, जबकि घोष बख्श बिजेंजो को गवर्नर की जिम्मेदारी दे दी। जल्दी ही बलूचिस्तान के लोगों को लगने लगा कि शायद पाकिस्तान उनकी अहमियत को समझ गया है और अब जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये मीठी गोलियां पाकिस्तान का अगला बड़ा धोखा थी। जुल्फिकार अली भुट्टो 1973 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनते हैं और भुट्टो सरकार ने नेशनल अवामी पार्टी की सरकार को गिरा दिया और उसके लोगों पर अफगानिस्तान और इराक, इन दोनों जगहों से हथियार मंगवाने का आरोप लगाया। इसके बेसिस पर ही पूरी एनएपी यानी नेशनल अवामी पार्टी को ही देशद्रोही घोषित कर दिया गया और बलूचिस्तान में फिर से सेना भेज दी गई। एक बार फिर बलोच जनता के साथ धोखा हुआ और इस बार ये धोखा एक भयानक नरसंहार को साथ लेकर आया। भुट्टो के इस फैसले के खिलाफ एक बलोच लीडर खैर बख्श मर्री ने बलूचिस्तान पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट यानी बीपीएलएफ का गठन किया, जिसके नेतृत्व में बड़ी संख्या में मर्री और मेंगल जनजाति के लोग केंद्र सरकार के खिलाफ गुरिल्ला वॉरफेयर में उतर गए। इस तरह से बलूचिस्तान फिर से हिंसा की आग में जलने लगा। 1973 से 77 तक चले इस विद्रोह का नतीजा ये था कि बलूचिस्तान के कई इलाकों में अलग अलग ग्रुप्स एक्टिवेट हो गए। पाकिस्तान सरकार की संपत्ति, रेलवे ट्रैक, टेलीफोन लाइंस और सैन्य ठिकानों पर हमले शुरू हो गए। जल्दी ही ये एक और गुरिल्ला वॉर बन गई। सरकार ने इस विद्रोह को दबाने के लिए हवाई हमलों तक का सहारा लिया। मिसाइल्स छोड़ी गई, हेलीकॉप्टर, गनशिप और फाइटर जेट से बलूच पहाड़ियों पर भारी बमबारी की गई। जहां विद्रोही छिपे हुए थे, वहां किसी भी जगह को निशानदेही करके मारा जाने लगा। लेकिन फिर भी दोस्तों, आर्मी को बहुत ज़्यादा मदद नहीं मिल पाई, क्योंकि पहाड़ी एरिया में लड़ने का एक्सपीरियंस उनका अच्छा खासा था नहीं।
माना जाता है कि 1973 से 1977 के बीच करीब 16,000 बलूच नागरिक मारे गए और 50,000 से ज्यादा ने अपना घर छोड़ दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल और कई दूसरे ह्यूमन राइट्स संगठनों ने रिपोर्ट किया कि बलूचिस्तान में महिलाओं को टॉर्चर किया गया, गांव के गांव जला दिए गए और हजारों लोगों को बिना किसी मुकदमे के जेल में डाल दिया गया। यही नहीं, एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है यहाँ पर कि लोग अचानक गायब हो जाते थे। ये लोग अचानक गायब होते हैं और इनके कुछ दिनों बाद इनकी लाश कहीं ठिकाने पर मिलती है, किसी भी तरह से रैंडम जगहों पर। और ये चीज़ बलूचिस्तान में कई दिनों से आम है, हजारों लोग इस तरह से वहाँ गायब हुए। फिर जब 1977 में जनरल जियाउल हक ने तख्ता पलट किया और भुट्टो को रास्ते से हटाया, तब बलूचिस्तान में सेना ने थोड़ी ढील दी। जियाउल हक ने थोड़ी डिप्लोमेसी दिखाते हुए बलूचिस्तान के मुद्दे को शांत किया। जियाउल हक ने कुछ बड़े बलूच सरदारों को अपनी सरकार में बड़ी बड़ी पोस्ट दी और एक तरह से समझौता कर लिया। बलूच नेताओं को लगा कि अब शायद उन्हें इज्जत और हिस्सेदारी मिलेगी, लेकिन ये शांति भी ज्यादा दिन नहीं चली। भुट्टो की मौत के बाद 90 के दशक तक थोड़ा बहुत मामला शांत रहा, लेकिन एक बार फिर बलूच विद्रोही उठ खड़े हुए। इस बार यह हुआ कि पाकिस्तान सरकार ने चाइना के साथ एग्रीमेंट किया और बलूचिस्तान के ग्वादर इलाके में एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। प्रोजेक्ट का नाम था ग्वादर पोर्ट। यह पोर्ट अरब सागर के पास था और स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट था। पाकिस्तान चाहता था कि ग्वादर एक इंटरनेशनल ट्रेड हब बने और चाइना से सीधा जुड़ जाए, ताकि इंडिया को भी घेरा जा सके स्ट्रेटेजिकली। लेकिन इस डील में बलोच कम्युनिटी को बिल्कुल भी शामिल नहीं किया गया। ना तो उनसे पूछकर जमीन ली गई, ना उन्हें उस जगह पर कोई नौकरी दी गई। पोर्ट पर जो काम करने वाले लोग थे वो ज्यादातर पंजाब एरिया से लाए गए या चाइनीज लेबर थे। इसके ऊपर से इस इलाके में पाकिस्तानी आर्मी को तैनात कर दिया गया, जिससे लोगों को डर लगने लगा। फिर इसी दौरान बलूचिस्तान के छगई जिले में सोना और तांबे के करीब 42 मिलियन टन के भंडार मिले, लेकिन इसके खनन में भी बलोचों को सिर्फ 2% का हिस्सा मिला। बाकी का सारा फायदा पाकिस्तान और चाइना के बैग में चला गया। इससे बलोच और ज्यादा नाराज हो गए। यही वजह है कि साल 2000 आते आते बलोच फिर से उठ खड़े हुए, लेकिन इस बार वो ज्यादा तैयार थे। उन्होंने बलोच लिबरेशन आर्मी नाम की एक संगठित मिलिट्री फोर्स बना ली। माना जाता है कि इस आर्मी को बनाने का काम बलोच नेशनलिस्ट लीडर खैर बख्श मर्री के बेटे बालाच मर्री ने किया था। ये वही खैर बख्श मर्री थे जो 65 में बलूचिस्तान के बड़े नेता माने जाते थे, लेकिन पाकिस्तान ने इनकी कदर करने की बजाय इनको टॉर्चर किया। बलोच आर्मी अब तक की सबसे ताकतवर और ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी। इन्होंने तय किया कि अब छोटे मोटे विरोध से कुछ नहीं होगा, अब लड़ाई बहुत सॉलिड और बहुत बड़ी होगी। इस आर्मी ने ग्वादर पोर्ट पर, चाइनीज वर्करों पर, गैस पाइपलाइन पर और रेलवे ट्रैक्स पर लगातार हमले किए। पाकिस्तानी सरकार ने इनसे निपटने के लिए अपनी फोर्स बढ़ाई, लेकिन बलोच पहाड़ों में छिपकर गुरिल्ला वॉरफेयर करते थे। इसीलिए इस वॉरफेयर की टेक्निक में उनको रोकना मुश्किल हो गया। इस बार कोई कुरान की कसम को मानने वाला नहीं था, क्योंकि धोखे बहुत हो चुके थे। इसी वजह से पाकिस्तान सरकार के पास अभी फिलहाल ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे कि इन विद्रोहियों से निपटा जा सके। यही नहीं, चाइना और पाकिस्तान के सीपेक प्रोजेक्ट पर भी बड़ा हमला शुरू किया। इतने ज्यादा चाइनीज मारे गए कि चाइना को खुद कहना पड़ा कि प्रोजेक्ट पूरा करना है तो अपनी आर्मी भेजनी होगी। इसी बीच आता है साल 2006, जब परवेज मुशर्रफ की सरकार थी, तब बलूच राष्ट्रवादी नेता नवाब अकबर बुख्ती की हत्या हो गई। इसके बाद विद्रोह और तेज हो गया। फिर एक साल बाद बालाच मरी की भी हत्या कर दी गई और सरकार ने बाद में बीएलए पर भी बैन लगा दिया। फिर 2014 में बलाच मरी के पिता नवाब खैर बख्शी मरी का दिसंबर में निधन हो गया। इन सभी घटनाओं ने बलोचों में पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा भर दिया। इसके बाद इस ग्रुप की कमान संभालने का काम किया असलम बलूच ने, जो स्टूडेंट्स के बीच बलोच अधिकारों की मांग को उठाते थे। इस बात को दबाने के लिए साल 2018 में उनकी भी हत्या कर दी गई। बीएलए ने पाकिस्तान के खिलाफ अपना विद्रोह जारी रखते हुए नवंबर 2018 में कराची में चाइनीज वाणिज्य दूतावास पर हमला कर दिया। इसमें 2 पुलिस वालों के साथ साथ 4 लोग मारे गए, लेकिन ये हमले एक एक करके हो रहे थे। कोई बड़ा ऑर्गेनाइज्ड अटैक अभी तक नहीं किया जा रहा था। हालांकि 2018 आते आते बलोचों को समझ आ गया कि अलग अलग लड़ने से कुछ नहीं होगा। अगर उन्हें वाकई में आज़ादी चाहिए तो सबको एक होकर एक संयुक्त फोर्स बनाना होगा। यहीं से शुरू होता है एक नया संगठन जिसका नाम है BRAS, यानी बलोच राजी अजोई संगात। ये एक अम्ब्रेला संगठन है जिसमें सारे बलोच लड़ाकू ग्रुप्स एक छत के नीचे लाया गया इन सबको। इस तरह से 2025 आते आते इन्होंने एक नई मिलिट्री यूनिट बनाई जिसका नाम है बलोच नेशनल आर्मी। बलोच आर्मी खुद को एक देश की आर्मी की तरह मानती है। इसी आर्मी ने ट्रेन को भी हाईजैक किया था इसी साल मार्च के महीने में। वो वीडियो भी मैंने बनाया है, इसको आप यहाँ पे देख सकते हो।
कुल मिलाकर बलोच आर्मी पाकिस्तान से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है और ये सब उन सभी धोखों का अंजाम है जो बलूची लोगों ने पिछले 78 सालों से देखे हैं, जिसकी वजह से लाखों बलूची अपनी जान गंवा चुके हैं। अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में पाकिस्तान बलूच आंदोलन से कैसे निपटता है। बातचीत से निपटता है, प्रेशर से निपटता है, या कोई और तरीका अपनाता है, जैसा कि उसने 2 बार 3 बार 4 बार धोखा देने के साथ किया था। लेकिन एक बात तय है दोस्तों कि बलूच आर्मी इस वक्त अपने सबसे अटमोस्ट पावर में है। अगर पाकिस्तान जल्दी कुछ नहीं करता तो आगे जाकर पाकिस्तान के लिए अच्छी बात नहीं होने वाली। तो दोस्तों ये था पूरा इतिहास बलोच लिबरेशन आर्मी के बनने का। बलोच लिबरेशन आर्मी सिर्फ एक टिप ऑफ आइसबर्ग है। उसके इतिहास में वो सभी घटनाएं दर्ज हैं जिन्होंने मजबूर किया उनको पाकिस्तान में बड़े लेवल पर विद्रोह करने के लिए। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।